चलिए हम लोग ध्यान दें, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में आपको समझाए थे कि जिस समय पूरे पाल वंश का लगभग सफाया हो रहा था, उसी समय तिरहुत के क्षेत्र में, तिरहुत का मतलब मिथिला के क्षेत्र में, मिथिला में आपको मालूम है पश्चिमी चंपारण वगैरह हिस्सा है, इस हिस्से में एक नया डायनेस्टी का उदय हुआ और इस डायनेस्टी का नाम क्या था? कर्नाट वंश। कर्नाट वंश इस समय पूरे बिहार पर नहीं है, सिर्फ उत्तर बिहार के क्षेत्र में। फिर हमने बताया कि कर्नाट वंश ने नेपाल के भी कुछ क्षेत्रों में अपना अधिकार किया। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव। हम लोग पिछले क्लास में सुन चुके हैं नान्यदेव की बात। हम लोग देखे कि नान्यदेव न केवल संस्थापक हैं, जब इसमें यह भी बताया कि मिथिला के क्षेत्र के लिए ईश्वर निकाल रहा है, क्योंकि इस समय तुर्क आक्रमण मेन शुरू हो चुका है। और तुर्क आक्रमण के प्रारंभ होने के कारण जो भी विद्वान थे, नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह जब नष्ट किया जाने लगा, तो विद्वान देख रहे थे कि मजबूत जगह कहाँ, सुरक्षित जगह कहाँ है, और उस जगह के रूप में एक कर्नाट वंश का क्षेत्र में लोगों का सुरक्षा का ठिकाना बना। और इसीलिए यहाँ ज्ञान विज्ञान में काफी डेवलपमेंट रहा। और नान्यदेव ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? सिमरावगढ़। और सिमरावगढ़ कहाँ है? नेपाल में। तो पिछले क्लास हम लोग देखे कि इनका कैपिटल सिमरावगढ़ नेपाल में स्थित था। इतनी बात हमें लगता है नान्यदेव का सभी बात लिखा हुआ। आज हम लोग इनके आगे की कहानी सुनेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें बढ़िया से। उसी समय पैरेलल में अगर हम लोग बात करें तो बंगाल में एक वंश का डेवलपमेंट हुआ जिसका नाम है सेन वंश। बंगाल में कौन सा डायनेस्टी है? सेन वंश। बिहार में और भी छोटे छोटे कई राजा हैं, लेकिन ये जो मिथिला का क्षेत्र है, तिरहुत का क्षेत्र है, तिरहुत को पाल वंश में कौन भुक्ति बोलते थे? तीर भुक्ति। भुक्ति माने राज्य, तो ये तीर भुक्ति के नाम से था और उसी से इसका नाम क्या पड़ा था? तिरहुत। तो इस क्षेत्र में केवल कर्नाटक। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि सेन वंश के संस्थापक कौन है? सामंत सेन। सामंत सेन कोई बहुत बड़ा शासक नहीं रहा। सामंत सेन बंगाल के छोटा कुछ हिस्से का राजा रहा। सामंत सेन के बाद तब जो मेन आए, इनका नाम था बल्लाल सेन। और बल्लाल सेन जो देख रहे हो, ये बल्लाल सेन पूरे बंगाल जीतने के साथ साथ बिहार के भी कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। अभी उधर तक नहीं गया, क्योंकि उधर कर्नाटक ऑलरेडी चल रहा है। इन क्षेत्रों तक, मतलब आप कह सकते हो पूर्वी बिहार के हिस्से तक किसका मेन अधिकार हो गया? बल्लाल सेन। इसके बाद तब आएंगे जिसका मेन नाम आप सभी बच्चे सुने हो, लक्ष्मण सेन। इसका नाम लगभग बच्चे सुने ही होंगे। बल्लाल का कई बच्चे नहीं सुने रहते, लेकिन लक्ष्मण सेन तो सुना ही सुना होता है। लक्ष्मण सेन सेन वंश का सबसे प्रतापी राजा रहा। इसने न केवल बंगाल बल्कि असम तक इधर जीत गया, नीचे उड़ीसा तक जीत गया, इधर बिहार का लगभग बेल्ट जीत गया और आगे प्रयागराज तक चला। इतना बड़ा क्षेत्र बनाने वाला कौन है? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन में एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति भी रहते थे। आप लोग नाम सुने होंगे, जयदेव। बहुत पहले से किताब रटा होगा, गीत गोविंद जयदेव पढ़ा है, तो आपको कह देगा कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो लक्ष्मण सेन के ही दरबारी कवि कौन है? जयदेव है। तो अभी खैर उनकी बात इधर आएगी। अब हम लोग एक तो इधर हमने रख दिया, अभी सीन है इधर बल्लाल सेन है, और इधर से अब दूसरे आ रहे हैं जिनकी कहानी आपको शुरू करें। अब इधर हम लोग ध्यान देते हैं कि यहाँ पे इस समय बंगाल के क्षेत्र में जब बल्लाल सेन है, तो बिहार के इन बेल्टों पर उन्होंने अधिकार कर लिया। इधर पे कौन थे पहले? नान्यदेव। नान्यदेव के बाद इसके अगले शासक बनते हैं गंगदेव। नान्यदेव के बाद अगले शासक कौन है? गंगदेव। और गंगदेव ने कर्नाटक की प्रतिष्ठा को काफी बढ़ाया। उस समय बंगाल का राज्य का नाम सभी लोग जानते हैं, गौड़ था। बंगाल का नाम क्या है? गौड़। इसने क्या किया? अपना इसी बेल्ट में नीचे के क्षेत्र में कुछ जीतते हुए और इन बेल्टों पर अधिकार किया और बल्लाल सेन को हराया। कौन? गंगदेव। उस समय बल्लाल सेन का काफी नाम है, और बल्लाल सेन को हराते हुए इन क्षेत्रों से होकर पूर्णिया तक अपना अधिकार कर लिया। यानी गंगदेव जो कर्नाटक वंश का है, उनका यहां से लेके यहां तक का पूरे क्षेत्र इनका बन चुका है। और इसी कारण से गंगदेव ने बंगाल के शासक पर बहुत बड़ा विजय प्राप्त किया। बंगाल का नाम क्या था? गौड़। इसलिए गंगदेव को गौड़ ध्वज की उपाधि दिया गया। गौड़ माने बंगाल में अपना ध्वज फहराने वाला, झंडा फहराने वाला। आपको पूछेगा किस कर्नाटक वंश के राजा को गौड़ ध्वज कहते हैं, तो गंगदेव को हम लोग गौड़ ध्वज के नाम से जानते हैं। अब गंगदेव के बाद हम लोग देखेंगे तो कुछ छोटे छोटे अब शासक होंगे, जिसमें इन दोनों के बीच द्वंद चलते रहेगा। और इसी में हम लोग देखेंगे एक शासक है जिनका नाम है नरसिंह देव। अगले जो मेन शासक है, इनका नाम क्या है? नरसिंह देव। बहुत बढ़िया, सब समझना। नरसिंह देव के समय कहानी थोड़ा सा टर्न कर गया। टर्न क्या कर गया? आपको मालूम है कि 1198 में ही बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था। याद है? बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय लगभग 1200 ईस्वी में उसने तहस नहस कर दी, और इस समय नीचे का क्षेत्र इसीलिए छोड़ दिया है, इधर तुर्क आक्रमण से तबाह। ये क्या किया है गंगदेव? ये थोड़ा ऊपर क्षेत्र से लेकर पूर्णिया तक अपना अधिकार कर दिया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? नरसिंह देव का काफी नाम हो गया, और ज्यादा नाम हो जाएगा और नीचे आक्रमणकारी आए रहेंगे तो भी खतरा है। बताओ, कोई बहुत बड़ा डकैत किसी गांव में आवे और गांव में नाम बहुत ज्यादा किसी का है, तो खतरा तो उसी के पास। तो यहाँ नरसिंह देव का बहुत नाम है, और नीचे पहुंचा हुआ है धन लूटने वाला बख्तियार खिलजी। तो इसी नरसिंह देव के समय बख्तियार खिलजी कहा कि सब तोड़े, तो विद्वान वहीं भागा। उसके पास बहुत पैसा है, तो थोड़ा कर्नाटक वंश को भी एक लाइन ले लिया जाए। और इसीलिए 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने अपना प्रोग्राम तिरहुत की तरफ भी कर लिया। यानी आपसे पूछा जाएगा कि बख्तियार खिलजी जिस समय तिरहुत पर आक्रमण किया, उस समय तिरहुत के राजा कौन थे? तो कर्नाटक वंश के राजा कौन है? नरसिंह देव। बताओ, जिस समय नालंदा यूनिवर्सिटी को ढा रहा है, उस समय पाल राजा कौन थे? रामपाल द्वितीय। पिछले क्लास समझाए हैं। नीचे राजा कौन था? रामपाल द्वितीय, पाल वंश का। जब ऊपर हमला किया है तो कर्नाटक वंश का है कौन? नरसिंह देव। अब नरसिंह देव के पास कोई चारा नहीं है। नरसिंह देव समझ रहा है कि बख्तियार खिलजी से टकराने का मतलब नष्ट हो जाना है, तो नरसिंह देव उपाय लगाया। कारण था कि इस पर बार बार नेपाल का भी आक्रमण हो रहा था और बार बार बंगाल का भी आक्रमण हो रहा था। तो नरसिंह देव के पास दो ही उपाय थे, या तो बढ़िया से लड़ जाए या उसी के साथ मिल जाए, दो ही उपाय। तो नरसिंह देव क्या किया? भरपूर जितना बख्तियार खिलजी सोचा था उससे ज्यादा धन दौलत ऐसे ही नजराना में भेजवा दी। आक्रमण हुआ तो कहा कि सब हुजूर आपका है, और हम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हम तो आपको नहीं मालूम है, दूर से ही आपका सपोर्टर है। और अभी क्या, अभी मेन चलिए लखनौती जो बंगाल में है, बहुत खजाना है, और वहां जीतने में हम आपकी मदद करें। ये लखनौती इन्हीं सेन की राजधानी थी, और यहाँ काफी खजाना सेनों का था। और चूंकि बंगाल बार बार आक्रमण कर रहा था, तो इससे त्रस्त भी था। देखा मौका अच्छा है, हम पर हमला किया है, तो दोनों खुश रहा होगा, तो उससे बढ़िया इसको इतना धन दे दे कि मेरे तरफ मिल जाए, और फिर उसको पिटवा दे, मेरा भी लाइन क्लियर रहेगा। बोली बात समझ रहे हैं? और यही प्रोग्रामिंग देखिए कर लिए कौन? नरसिंह देव। आपसे पूछा जाएगा कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण के समय, बोलिए कर्नाटक वंशीय राजा कौन है? नरसिंह देव। क्या नरसिंह देव बख्तियार खिलजी से लड़ा? नहीं लड़ा, उसको अपने तरफ मिला लिया।
नजराना प्रस्तुत किया। नजराना और हरजाना में अंतर है। लड़ाई हार जाएंगे तो हरजाना, बिना हारे ऐसे ही दिखा के गिफ्ट दे देंगे तो नजराना। बोले नजराना समझ गया ना, लड़ने आए और ऐसे ही दिए हुए हैं कि तो ऐसे ही गिफ्ट है, बाकी हम आपके साथ है ना, चलिए जिधर लड़ना। और इसी कारण बख्तियार खिलजी इन क्षेत्रों पर तबाही नहीं किया, वो खुश हो गया कि मेरा पार्टनर मित्र है। और बख्तियार खिलजी यहां से खबर जब मिला लखनौती का तो सीधे लखनौती सीधा हो गया। और उस समय लखनौती में राजा कौन है? लक्ष्मण देव। बड़ा भयंकर लड़ाई हो, और तब उसकी कहानी हम लोग लक्ष्मण देव में सुनेंगे। तो अभी नरसिंह देव तक की कहानी क्लियर है सबका, इतनी बात हम लोग लिखते चले। चलिए पिछले क्लास में हम लोग नीचे लिख दीजिए, कर्नाट वंश में आप सभी लोग को नान्य देव तो पूरा हो चुका था, राजधानी भी लिखा दिए थे। राजधानी कहा? सिमरागढ़। चलिए नीचे लिख दीजिए गंगदेव, नीचे राजा का नाम हेडिंग दीजिए गंगदेव। गंगदेव, गंगदेव, नीचे डैश देके लिखिए गंगदेव ने अपने साम्राज्य को तिरहुत से बढ़ाकर पूर्वी बिहार तक विस्तारित किया। तिरहुत से बढ़ाकर पूर्वी बिहार तक विस्तारित किया। नीचे डबल स्टार लगा के लिखिए गंगदेव ने सेन वंश के राजा, बोलो किसको? बल्लाल सेन। सेन वंश के राजा बल्लाल सेन को हराकर बिहार के क्षेत्रों पर अधिकार किया। नीचे डैश लिख दीजिए, बंगाल के मजबूत शासक को हराने के उपलक्ष्य में इसे गौर ध्वज की उपाधि दी गई। गौर ध्वज गौर का मतलब बोलो बंगाल, ध्वज माने जीता, गौर ध्वज की उपाधि दी गई। क्लियर है सबका? चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए नरसिंह देव। चलिए स्टार लगा के डैश लिखिए नरसिंह देव के समय बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में तिरहुत पर आक्रमण किया। नीचे डैश देखिए नरसिंह देव नेपाल और बंगाल के साथ युद्धों से त्रस्त था। जिसके कारण वह बख्तियार खिलजी का साथ दिया। उसे नजराना देकर खुश किया। और उसके आक्रमण को लखनौती की ओर मोड़ दिया। लखनौती कहां है? बंगाल में, सेनों के पास। उसके आक्रमण को लखनौती की ओर मोड़ दिया। बोलिए नरसिंह देव की बात क्लियर है सबका? नरसिंह देव के बाद अगला जो शासक है इनका नाम है रामसिंह देव। नरसिंह देव के बाद अगले शासक का नाम क्या है? नाम रामसिंह देव। रामसिंह देव के समय कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, इनके समय मेन इवेंट है। अब उधर तुम जानते हो बख्तियार खिलजी जाएगा, कुछ दिन तक शासन भी करेगा, लेकिन उन्हीं क्षेत्र में रहेगा, तिरहुत को बहुत डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके समय एक बात इंपॉर्टेंट है कि तिब्बत से एक धर्म की यात्री आए थे। तिब्बत के यात्री हैं, बोलो कौन यात्री है? धर्मास्वामी। तो तिब्बत से एक यात्री है, यात्री का नाम क्या है? धर्मास्वामी। और धर्मास्वामी ने इस समय अपने पुस्तक में कई बातों का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि किस प्रकार तुर्क के अन्य सेनापति लगातार मिथिला के क्षेत्र पर आक्रमण कर रहे थे, जिसको रामसिंह देव विफल कर रहे थे। यानी इस समय लड़ाई दौर है, लेकिन रामसिंह देव भी मजबूत शासक है। यह व्याख्या कहां से मिलता है? तिब्बत के एक यात्री है, कौन? धर्मास्वामी। तो मेन यही पूछेगा कि बताओ तिब्बत के महत्वपूर्ण यात्री धर्मास्वामी बिहार में किसके समय आए? रामसिंह देव के समय। तो नीचे लिख दीजिए रामसिंह देव में, नीचे डैश लिखो रामसिंह देव के समय तिब्बत के यात्री धर्मास्वामी आए।
मेन पुस्तक है मिनहाज सिराज, आगे पढ़ाएंगे, उसी पुस्तक में इन चीजों का वर्णन है। मिनहाज सिराज में ही पहली बार बिहार शब्द का उल्लेख है। मिनहाज सिराज काफी आपको इंपॉर्टेंट आगे पुस्तक उनका आएगा, तो वो चीज आगे देखोगे। तो अभी तिब्बत के कौन है जल्दी बताइए, धर्मस्वामी। अब रामसिंह देव के बाद अगले अंतिम शासक है कर्नाटक वंश के, इनका नाम है हरि सिंह देव। शासक का नाम क्या है, हरि सिंह देव। चलिए सुनेंगे बढ़िया से। हरि सिंह देव कर्नाटक वंश के अंतिम राजा है। हुआ क्या है, इस समय तक हरि सिंह देव के समय लगभग 1300 ईस्वी आ चुका है, और इन्हीं के समय दिल्ली में तुगलक डायनेस्टी स्थापित हो चुका है। 1300 के आसपास में डायनेस्टी का नाम तुगलक, और पहली बार तुगलक डायनेस्टी के नाम आप लोग सभी जानते हो, गयासुद्दीन तुगलक। देखिए गयासुद्दीन तुगलक जो देख रहे हो, ये पहली बार एक निर्णय लिया है कि बिहार का क्षेत्र मुझे जीतना। और गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में इसने बिहार के इस तिरहुत प्रमंडल पर आक्रमण किया। और जब बिहार के तिरहुत प्रमंडल पर आक्रमण किया तो उस समय राजा कौन थे, हरि सिंह देव। अभी बेचारा क्षेत्रीय राजा है, ये कहां राष्ट्रीय, पूरे भारत में लगभग क्षेत्र का शासक है, इसके पास सेना काफी अधिक है, और इसी कारण हरि सिंह देव बिना लड़े हुए नेपाल भाग गया। बिना लड़े नेपाल भाग गया कि लड़ने में मर जाएंगे, से बढ़िया है चलो निकल चलते हैं। और जब वो नेपाल भाग गया तो तिरहुत का क्षेत्र अधिकार में हो गया दिल्ली सल्तनत का। यानी आपसे कभी पूछा जाएगा, आगे तो तुगलक में हम आपको समझाएंगे भी, कि आपसे पूछा जाएगा कि बताओ तिरहुत क्षेत्र दिल्ली सल्तनत का हिस्सा किसके समय बना, गयासुद्दीन तुगलक के समय बना। देखो आगे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दियो, जिस समय गयासुद्दीन तुगलक का आक्रमण हुआ है उस समय वहां का राजा कौन था, हरि सिंह देव। किस वंश का है, कर्नाटक डायनेस्टी का है। तो ये कर्नाटक वंश का राजा हो गया। हरि सिंह देव बहादुरी से नेपाल भाग, मतलब लड़े नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अब ये आक्रमण कब हुआ है, 1324 में बिहार का जो उत्तरी और पश्चिम भाग है वो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा होगा। इसी हिस्से में आप पढ़ोगे गयासुद्दीन तुगलक, टकसाल धीरे धीरे स्थापित होगा, यहीं से सिक्का बनेगा। अब ये क्षेत्र तुगलकों के समय बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र बनेगा जो सल्तनत काल में पढ़ाएंगे। तो नीचे लिख दीजिए हरि सिंह देव, हेडिंग पहले हरि सिंह देव हेडिंग दे दीजिए, और नीचे डैश देकर लिख दीजिए कर्नाटक वंश का अंतिम शासक, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव था। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव था। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। 1324 में डेट भी अंडरलाइन होगा। प्राय हम डेट नहीं बताते हैं, लेकिन जो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको करना होगा। 1324 में गयासुद्दीन तुगलक, ये भी अंडरलाइन करिएगा, आगे तुगलक डायनेस्टी में पढ़ेंगे इसको। 1324 में गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला क्षेत्र ब्रैकेट में तिरहुत प्रमंडल, मिथिला क्षेत्र ब्रैकेट में तिरहुत प्रमंडल पर आक्रमण किया, तिरहुत प्रमंडल पर आक्रमण किया, जिसके डर से हरि सिंह देव नेपाल भाग गए, चलिए नीचे डैश पे लिख दीजिए गयासुद्दीन तुगलक के समय तिरहुत क्षेत्र दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। तिरहुत क्षेत्र दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। चलिए अब हम लोग एक कर्नाटक वंश कंप्लीट कर लिए। तो क्या कर्नाटक वंश के राजा को तेजी में सुन लो, एकदम परमानेंट, ये सब एक बार सुनो, दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि कर्नाटक कभी बच्चे पहले से नहीं पढ़े जाते, थोड़ा लोड पड़ता है लेकिन तुरंत क्लियर। पहला संस्थापक नान्यदेव, संस्थापक कौन है, नान्यदेव। दूसरा गंगदेव, दूसरा कौन है, गंगदेव। उसके बाद नरसिंह देव, कौन है, नरसिंह देव, राम सिंह देव और हरि सिंह देव। बोलो नाम दिमाग में आ गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ किस कर्नाटक वंश के राजा के समय तिरहुत में बख्तियार खिलजी का हमला हुआ, नरसिंह देव के समय। क्या नरसिंह देव लड़ा है, नहीं। किस कर्नाटक वंश के राजा ने गौड़ ध्वज की उपाधि लिया, गंगदेव ने। गौड़ ध्वज की उपाधि कौन लिया, गंगदेव। तो गंगदेव ने गौड़ ध्वज की उपाधि लिया क्योंकि पूरा बंगाल पे कब्जा तो नहीं किया, लेकिन बंगाल के शासक बल्लाल सेन को हराया था। क्लियर है सबको। किस कर्नाटक वंश के राजा ने अपनी राजधानी सिमरावगढ़ बनाया, नान्यदेव ने। सिमरावगढ़ कौन बनवाया, नान्यदेव ने। जल्दी बताओ, इसमें क्वेश्चन आएगा गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के समय तिरहुत का राजा कौन था, हरि सिंह देव, जो अंतिम शासक है। किसके समय, किस दिल्ली सल्तनत के राजा के समय तिरहुत सल्तनत काल का हिस्सा हो गया, गयासुद्दीन तुगलक। डेट कब हो गया, 1324। क्या क्लियर है ना सबका। चलिए अब हम लोग चलेंगे सेन वंश, और सेन के बाद आपका इधर कंप्लीट, तब आपका शुरू हो जाएगा सेन डायनेस्टी के बाद तुर्क का आगमन, और उसमें बख्तियार खिलजी की कहानी से शुरू करेंगे। देखते देखते अगले लगभग वीक तक आपका मेडाइवल लास्ट हो जाएगा। तब मेन सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा किसमें, मॉडर्न में। इस पूरे मंथ मॉडर्न ही मेन चले, 6-7 दिन मान के चलो कि मेडाइवल है, उसके बाद पूरे मॉडर्न में चलेगा। और मॉडर्न में दो फायदा हो, एक तो मॉडर्न उधर का भी रिवीजन हो जाएगा, और दूसरा जो बिहार का स्पेशल चीज है उसका रिवीजन हो जाएगा। जैसे हम लोग जब तक असहयोग का नाम नहीं लेंगे तब तक यहाँ की घटना नहीं समझेंगे, सविनय का नाम नहीं लेंगे तो घटना नहीं समझेगा। क्वेश्चन देगा किस आंदोलन के समय प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए थे, किस आंदोलन के समय प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए थे। तो पहले तो प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया ही आए थे, किस आक्रमण के समय, किस आंदोलन के समय, जिसमें आएंगे उसमें रहेंगे। जल्दी बोलो। सब मॉडर्न एकदम खापी के बराबर कर दिया है जी, मॉडर्न एकदम खापी के बैठा दिया सब। चलिए खैर ध्यान दीजिए, सबने आ गया आंदोलन, इसमें हम लोग देखेंगे। तो देखिए बात सुनेंगे इसमें जो आपका आंदोलन की बात चलेगी, प्रिंस ऑफ वेल्स कौन है, कब आए, कैसे पटना में विद्रोह हुआ, तो आंदोलन उधर से ही चले, केवल जुड़ जाएगा पटना। जैसे उधर चला है, आप सभी लोग जानते हैं कि चितरंजन दास की एक पार्टी है, कौन, स्वराज दल। तो अब क्वेश्चन क्या देगा, स्वराज दल के बिहार के प्रमुख कौन थे,
चलेगा उधर इंडिया से, लेकिन टपक जाएंगे बिहार में, तो थोड़ा देर इंडिया सुनना है तो बिहार में एंट्री मारना है, तो लगभग दोनों चीज आपका लाइनअप हो जाएगा। उसी लाइनअप के बाद एक बार और मॉडर्न आपको अतिरिक्त समय देकर पढ़ाने का इरादा, मॉडर्न एक बार और पूरा हो जाएगा, तो चूंकि मॉडर्न से आपका रिजल्ट रहेगा, तो उसमें लिखाएंगे नहीं, सुनते जाना है फटाफट, मॉडर्न एग्जाम फिर से सुन लें। इधर हम टेस्ट वगैरह में मॉडर्न का खास हिस्सा अलग कर रहे हैं, जैसे सैटरडे को 25 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जिसमें जितने मॉडर्न की संधि है केवल संधि से टेस्ट ले, बस। मतलब तुम पन्ना उलटते जाना, संधि भेंट होगा तो अलग चाटो, तुम अपना टास्क पूरा कर लो, हम केवल संधि से टेस्ट ले। सुगली की संधि कब हुई? अच्छा चलो अभी मान के चल रहे हैं पढ़ा हुआ कम होगा, एक बार देख लेना टेस्ट में परफॉर्मेंस आप लोग लेकिन देख रहे हैं, रात वाला टेस्ट में कई बच्चे का अच्छा परफॉर्मेंस है, कई इतना पढ़ाने के बाद भी बहुत गलती कर रहा है। आज जान के टेस्ट फिर फिजिक्स का, किसका? लाइट का। लाइट नहीं पाया हुआ है, यहाँ तो लाइट पढ़ा ही दिए थे, लाइट पढ़ाया हुआ ऑलरेडी है ना, तो लाइट लेंस दर्पण तो काफी पहले हो चुका है ना। अच्छा कितने लोग नहीं पढ़े लाइट? कमी संख्या होगा, जो पहले से तो लाइट पढ़ चुके थे, लेकिन कोई बात नहीं, आप तुम लोग आते चला गया, देख रहा है भीड़ में, बस ऐसे कर दो, शुरू से लाइट नहीं पढ़ा था। चलिए ध्यान दीजिए, तो लाइट कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़े हैं तो उसमें अंतिम रिवीजन में तो होगा ही अभी, लेकिन टेस्ट देना। अरे उत्तल दर्पण नाम सुना है ना, तो टेस्ट देना, जो नहीं पढ़े हो तो 20 क्वेश्चन टेस्ट में उसको 8 आ जाए तो अच्छी स्थिति, पढ़ा ही नहीं तो 8 ही बहुत है। हम जो टेस्ट दे रहे हैं उसका एक लेवल दे रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी का परीक्षा में लेवल होगा ना, इसी ग्रुप में सारा पक्का बनाओगे तो परीक्षा रिजल्ट नहीं आए, उधर बना तो देगा, लेवल है। इसमें लाइट में भी 20 में 8 आ रहा बिना पढ़े तो तुम अच्छा तेज लड़के हो, बाकी नहीं पढ़े हो तो तुमको 8 से नीचे में रहना, 12 गलत होगा तो मूड फ्रेश हो जाएगा। बाकी जो पढ़े हो उनको 15 के लगभग में है, सही है, फिर वो लाइन अप है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रिवीजन करके टेस्ट बैठिएगा, और सैटरडे टेस्ट लेंगे पूरे संधि से 25 क्वेश्चन, पूरे मॉडर्न का संधि हो जाए, और टेस्ट के दौरान ही डेट और याद कैसे रखेंगे वही डिस्कशन में ट्रिक्स भी देते चले जाए, तो दिमाग में भी थोड़ा बैठ जाए। एक बार पढ़े हो फिर उसको रिवाइज कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो सैटरडे तुम लोग के लिए स्पेशल सोचे, संडे भी देखते हैं कुछ स्पेशल ही रखेंगे। चलिए अब इसमें हम लोग अभी चलेंगे कौन सा डायनेस्टी? सेन वंश। सुनो जरा बढ़िया से, सेन डायनेस्टी किस राज्य में स्थापित हुआ? चलिए बोलो। बंगाल। किसके बाद? पाल के बाद। पाल वंश के बाद कौन डायनेस्टी है? सेन वंश। अब पाल वंश के बाद सेन वंश आया, और सेन वंश कहां है? बंगाल। सेन डायनेस्टी कहां है? बंगाल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जल्दी से बताओ, सेन वंश के संस्थापक कौन है? सामंत सेन। सेन के संस्थापक कौन हो गया? सामंत सेन। सेन वंश के एक प्रतापी शासक हैं बल्लाल सेन, और यही आपको हमने बताया कि बल्लाल सेन बंगाल से पूरे बिहार के कई क्षेत्र जीते, और फिर इस बल्लाल सेन को हरा करके कौन फिर से गौरध्वज की उपाधि लिया? अभी देखिए गंगदेव, अभी तो हम सुने थे इसको। अब बल्लाल सेन के बाद यही मेन पढ़ना है हम लोग को, यहीं से क्वेश्चन आएगा, और इसी का नाम है लक्ष्मण सेन। आपको जो भी क्वेश्चन आएगा सब लक्ष्मण सेन से ही मेन क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए पहले इतनी दूर तक बात लिखते हैं। सेन वंश नीचे डैश लिखिए। पाल वंश के पतन के बाद, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में सेन वंश का उदय हुआ। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में सेन वंश का उदय हुआ। सेन वंश का उदय हुआ। नीचे डैश लिख लीजिए। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। सामंत सेन थे। नीचे हेडिंग दे दो बल्लाल सेन। नीचे हेडिंग दे दो बल्लाल सेन। बल्लाल सेन डैश लिख लीजिए। बल्लाल सेन ने अपने क्षेत्र का विस्तार बंगाल से पूर्वी बिहार के क्षेत्र तक किया। बंगाल से पूर्वी बिहार के क्षेत्र तक किया। बंगाल से पूर्वी बिहार के क्षेत्र तक किया। नीचे डैश देखिए। कर्नाट वंश के राजा नाम बोलिए। गंगदेव। बहुत सुंदर। कर्नाट वंश के राजा गंगदेव ने बल्लाल सेन को हराकर बिहार के कुछ क्षेत्र को अपने अधिकार में किया। बिहार जो जीता था ना, वो बिहार पर छीना, बंगाल नहीं पहुंचाएंगे। बिहार के कुछ क्षेत्र को अपने अधिकार में किया। अपने अधिकार में किया। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए डबल स्टार लगा के, इंपॉर्टेंट राजा लक्ष्मण सेन, एक काफी इंपॉर्टेंट शासक है लक्ष्मण सेन। नीचे डैश देखिए। लक्ष्मण सेन सेन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। लक्ष्मण सेन सेन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। लक्ष्मण सेन सेन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। बोलो जल्दी से, लक्ष्मण सेन के क्षेत्र कहां कहां हो गया? असम भी, उड़ीसा भी, बिहार का दक्षिणी भाग भी, और इलाहाबाद। क्लियर है सबका? लिख दीजिए। लक्ष्मण सेन का साम्राज्य बंगाल, असम, उड़ीसा, दक्षिण बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र तक था। चलिए नीचे डबल से लगा के लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि जल्दी बोलिए। जयदेव। लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि जयदेव, अंडरलाइन कर देना। जयदेव था जिसने बोलो कौन किताब लिखा?
गीत गोविंद पुस्तक की रचना किया? जिसने गीत गोविंद पुस्तक की रचना किया, गीत गोविंद और जयदेव को अंडरलाइन रखोगे। जिसने गीत गोविंद पुस्तक की रचना किया, देखो छोटे एग्जामिनेशन जब दोगे तो रेलवे में इतना ही पूछेगा गीत गोविंद के रचयिता कौन थे, बच्चे जयदेव मारेंगे उनकी नौकरी हो जाएगी। बीपीएससी देने जाओगे तो दोनों लिख देगा गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे जो निम्नलिखित में किनके दरबार के कवि थे। तो तुम वहां छटपटाओगे कि इतने तो हम रटे ही थे। अब यहां से दरबार कहां से लाएंगे, तो दरबार में हो गया सेन वंश, और सेन वंश का कौन राजा, लक्ष्मण सेन। अब यहां से बड़ा इंटरेस्टेड कहानी है, लक्ष्मण सेन के समय ही बख्तियार खिलजी पहुंचेगा बंगाल, क्योंकि इससे तो टकराना निश्चित है, क्योंकि इसका क्षेत्र ही इतना बड़ा है कि इससे निश्चित टक्कर होगा। तो बख्तियार खिलजी वर्सेस लक्ष्मण सेन, अगले दिन तुर्क आक्रमण और लक्ष्मण सेन कंप्लीट होकर तुर्कों का साम्राज्य बढ़ना शुरू हो जाए। तो अगला क्लास में हम लोग सल्तनत पे पहुंच जाएंगे, तब सल्तनत में एक नजर देखना है, उसके बाद तब मुगल का देखना है, और फिर इधर मेडाइवल खत्म होकर मॉडर्न की शुरुआत हो जाएगी। तो चलिए आज का बिहार स्पेशल यहीं तक, इतना तो डाइजेस्ट हो जाएगा ना। हम डेली आपसे पूछ लेते हैं और एक बार घर में पढ़ के अपने से लिख लीजिएगा तो आपका अपना हो जाएगा। एक बार पढ़ना जरूरी है, पढ़िएगा नहीं लिखिएगा नहीं तो फिर सुनोगे और फिर भूल जाओ। आज जल्दी से रिवाइज मारो, कर्नाटक वंश का पहला राजा